नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी, यदि मैं बात करूं सेवक और पायलट बैच में, इतिहास की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। तो सेविंद्र जी, केसवाल सर को औरैया की धरती से सादर प्रणाम। तो आपकी जो है वो दूध प्रसंस्करण के लिए, देसी घी के लिए जाने जाने वाली औरैया, ठीक है, तो स्वीकार होगी आपकी दो दो बार। चलो, पवन यादव जी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। राजीव कुमार हमारे साथ है, नीलम सिद्दीकी भी है, ठीक है ना। और जो है भाई स्पीड के साथ आपकी कमेंट्स चल रही हैं, तो साहिल यादव, ठीक है, रामेश्वर जी, पूनम कुमारी गुड मॉर्निंग, संदीप वर्मा, सतीश यादव, तो सभी के जो है शिवा महर्षि, ठीक है, वामदेव की तपोभूमि बांदा से। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये प्यार आपका बहुत ही ज्यादा आप दे रहे हैं, तो ये प्यार ऐसा ही सदा बना रहे, तो जल्दी से आपकी नौकरी लग जाए, तो फिर मुलाकात आपसे होए तो बहुत ही अलग खुशी होगी कि सर जी हम ऐसे ऐसे सुबह क्लास में आते थे 9 बजे, और बहुत ही, ठीक है चलो, ज्यादा ना बोलूंगा, पर नौकरी जरूर लगेगी आपकी। भगवान से मैं तो यही दुआ करूं कि जितनी भर भी तैयारी कर रहे हैं सभी लग जाएं। चलो मित्रों, टॉपिक आज जो हमारा होगा वो होने वाला है तुगलक वंश। यहाँ पर आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे तुगलक वंश के बारे में। यदि मैं बात करूं मेरे प्यारों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश के राजा हुए, सुल्तान हुए। इसी के बाद 1320 ईस्वी की बात होगी, 1320 से 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश आता है जिसका नाम था तुगलक वंश। मित्रों, तुगलक वंश की यदि मैं बात करूं तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। और दिल्ली सल्तनत में यदि बात की जाए, सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला जो वंश रहा वो तुगलक वंश रहा। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला या दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाले जो मतलब कि अंतिम तुर्क जो होंगे वो भी तुगलक वंश के शासक होंगे, क्योंकि इसके बाद सैयद आ जाएंगे, और सैयद जो होंगे वो होंगे अफगान वगैरह इस तरीके से, ठीक है ना, वो होंगे। तो मतलब कि मैं बात करूं, जो तुगलक वंश के जो शासक हैं दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम तुर्क होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? अंतिम तुर्क होंगे, ये आपको मैं अवगत करा देता हूं। चलो, तो एक बार तुगलक वंश के बारे में हम चलेंगे, एक बार एक एक सेकंड और। चलो, रोजगार जागरूकता मीटअप आप सभी को पता होगा, अंकित भाटी सर विद आरडब्ल्यूए टीम प्रस्थान हो रहे हैं अब राजस्थान। 12 मिलियन का सेलिब्रेशन आपकी जयपुर में, आपके बीच हम होंगे, ठीक है ना। और मैं यदि एक बात करूं तो 7 अप्रैल 2024 11 बजे का वो टाइम होगा। मन्नत, ठीक है ना, मैरिज गार्डन वो होने वाला होगा। रिद्धि सिद्धि सर्किल यदि हम पहुंचेंगे, गोपालपुर बाईपास, जयपुर राजस्थान में। तो मेरे प्यारो, जो राजस्थान के होंगे तो वो एक बार जरूर बता देंगे सर, हम आपसे जो है मुलाकात करेंगे जरूर राजस्थान में, ठीक है। चलो चलते हैं इसी के साथ मित्रों, अपने टॉपिक की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा, और आप हेडिंग डाल देंगे सर जी तुगलक वंश। कौन सा वंश होगा? तो आपको हेडिंग डाल देनी है तुगलक वंश, इस तरीके से, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट ना होना चाहिए, क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से करते चलने हैं सभी को, और मैं आशा करूंगा कि पॉइंट आपकी समझ में आएंगे भी।
मित्रों तुगलक वंश के यदि समय की बात होगी तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, ठीक है ना। मैं एडी भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो, बोलेंगे तो ईस्वी। अब बात होगी यही हमें दिखाई दे गया ये कितने वर्ष तक शासन कर रहे हैं सर जी, तो 94 वर्षों तक, ठीक है ना। कितने वर्षों की बात होगी तो 94 वर्षों तक इस वंश के शासकों ने क्या किया है, शासन किया है। अब आती है तुगलक वंश की स्थापना। एक बार आप लिखेंगे कौन से वंश की बात कह रहे हो सर, तो हम करेंगे मेरे प्यारो तुगलक वंश की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बनेगा और आप बता रहे होंगे तुगलक वंश की स्थापना कौन से वंश की बात कह दी सर जी, तो हम बताएं तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन कौन से, तो आप बता देना। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। कौन सी तुगलक ने मेरे प्यारो, गियासुद्दीन तुगलक ने। तो तुगलक वंश की स्थापना की यदि यहां पर बात आएगी तो आप बताएंगे गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे कौन सी वंश की बात होगी सर जी, तुगलक वंश की स्थापना। दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। यदि मैं इस पॉइंट को भी लिखूं, ठीक है ना, दिल्ली यदि बात होगी दिल्ली सल्तनत काल में कौन से काल की बात है सर, तो यही पॉइंट आप लिख देंगे दिल्ली सल्तनत काल में कौन से काल की बात कह रहे हो सर, मैं दिल्ली सल्तनत काल की बात कह रहा हूं। दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश के शासकों ने जो दिल्ली सल्तनत जो काल आया है या दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत जो काल चला है, दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश के शासकों ने कौन सी वंश की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बता रहा हूंगा सर जी तुगलक वंश के शासकों ने। इस तरीके से आपको लिख देना है तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक, कैसे, तो सर हम बता रहे होंगे सबसे अधिक समय तक शासन किया था। सबसे अधिक समय तक शासन किया था। सबसे अधिक समय समय तक क्या बताऊं, तो सर आप बता रहे होंगे सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे अधिक समय तक क्या किया था, शासन किया था, वो भी 94 वर्ष। आपको पता भी होगा कितनी वर्ष भाई, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक बैठे हैं, तो 94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। किसने, तो तुगलक वंश के शासकों ने। मित्रों दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में यदि मैं बात करूं, दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंश में अंतिम जो वंश था वो तुगलक वंश था। क्यों, तुर्कों ने ही तो महमूद, यदि मैं बात करूं सर जी, या मोहम्मद गौरी या महमूद गौरी जो होगा वो तुर्क था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सभी के सभी तुर्क थे, ठीक है ना। तो अंतिम जो होगा, मतलब इसके बाद क्या होना, आ जाएंगे अफगान गद्दी पर आएंगे। तो अधिक समय तक क्या किया है, शासन किया है। और मैं बताऊं दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है सर जी, दिल्ली पर शासन करने वाले, दिल्ली पर क्या करने वाले, तो आप बता देना दिल्ली पर शासन करने वाले, दिल्ली पर क्या, दिल्ली पर शासन करने वाले, दिल्ली पर शासन करने वाले यदि पूछा जाएगा जो है राजवंशों, मतलब कि दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में कौन से राजवंशों की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बता रहा हूंगा सर जी तुर्क राजवंशों में। कौन सी राजवंशों में, तो आप बता रहे होंगे सर तुर्क राजवंशों में अंतिम तुगलक वंश था। राजवंशों में कौन होगा सर जी, अंतिम तुर्क राजवंशों में अंतिम अंतिम जो होगा सर जी वो कौन था, तुगलक राजवंश था, तुगलक वंश था। इस तरीके से आपको लिख देना है।
आ रही है बात समझ में? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, ये पॉइंट। और दिल्ली पर शासन करने वाले तुर्क राजवंशों में मेरे प्यारो यदि मैं बात करूं, अंतिम जो वंश था जो तुर्क था वो कौन सा? तुगलक वंश। और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक अंतिम तुर्क शासक भी था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ये आप बता रहे होंगे सर नासिरुद्दीन, इस तरीके से लिख देना है, नासिरुद्दीन महमूद महमूद तुगलक। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक अंतिम अंतिम तुर्क शासक था। अंतिम कैसे शासक की बात होगी सर जी? अंतिम तुर्क शासक था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बनता है, और मैं आशा करूंगा कि आपके पॉइंट ये समझ में आया होगा। ठीक है ना? आनंदिनी कुमारी, सर आप मेरा मैसेज क्यों नहीं देखते हैं? तो भैया मैं सबके मैसेज देख रहा हूं। चलो, आज पूरी रात ना जो है सोए, आज पूरा हिस्ट्री का रिवीजन किया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अंजू वर्मा जी कह रहे हैं। तो ये आपको पॉइंट जो है नोट कर लेना है बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं मेरे प्यारो तुगलक वंश के जो सुल्तानों की तरफ। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट समझ में आया होगा। एक नाम आपको डाल देना है सर जी, गियासुद्दीन तुगलक। कौन सी तुगलक की बात होगी तो आप एक नाम डाल देंगे, गियासुद्दीन तुगलक। इस तरीके से कौन सा तुगलक होगा? गियासुद्दीन तुगलक। और मित्रों गियासुद्दीन तुगलक की यदि मैं समय की बात करूंगा तो आप बता देना सर जी, ये 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है, किसकी बात है? गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक। अब ये कौन होगा तो आप बताएंगे सर जी, तुगलक वंश के संस्थापक था। यदि मैं यही नोट कर दूं और नोट करके लिख दूं तो आप बता देना सर, तुगलक वंश का, कौन से वंश का? तो आप बता देना तुगलक वंश का, तुगलक वंश का संस्थापक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो सर जी तुगलक वंश के, हाँ, तो गियासुद्दीन तुगलक आप बताएंगे। ठीक है ना? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कितना सारा प्रथम शासक है सर, कितना सारा मतलब? मोहम्मद तुगलक सर, केवल मोहम्मद तुगलक? क्या है मोहम्मद तुगलक? चलो, गियासुद्दीन तुगलक की बात होगी तो ये तुगलक वंश के कौन थे संस्थापक आपको बताना होगा। यदि मैं इनके वास्तविक नाम की बात करूं, सर जी इनका वास्तविक नाम क्या होगा तो आप बता रहे होंगे मेरे प्यारो, इनका वास्तविक नाम होगा गाजी मलिक। कौन से मलिक की बात होगी तो आप इनका वास्तविक नाम बता रहे होंगे, गाजी मलिक। इस तरीके से सर ये गाजी मलिक, गाजी क्या होता है? गाजी का शाब्दिक अर्थ, तो यहां पर गाजी की यदि शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर, काफिरों का वध करने वाला। इसके वध की बात है सर जी, तो आप बता देना काफिरों का वध करने वाला। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं मैं लिखूंगा गाजी का जो शाब्दिक अर्थ होगा मेरे प्यारो, किसकी बात है? गाजी का शाब्दिक अर्थ। तो इस तरीके से आपको बताना होगा, और गाजी का जो शाब्दिक अर्थ है वो आप बता रहे होंगे काफिरों का, काफिरों का। ठीक है ना? काफिरों का वध करने वाला। क्या करने की बात है? काफिरों का वध करने वाला, गाजी का यहां पर करने वाला, ये आप डाल देंगे। ठीक है, काफिरों का वध करने वाला, गाजी का क्या होगा सर जी? शाब्दिक अर्थ होगा। ठीक है, अब भाई साहब गियासुद्दीन तुगलक के शासन काल में मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं। जब मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं बार बार, तो गियासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया है। मंगोल भी तो बार बार सीमा पर आ रहे हैं आक्रमण करने। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गियासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों के आक्रमण को कितनी बार विफल किया था, तो आप बता रहे होंगे सर जी 29 बार। कितनी बार? 29 बार। और उन्हें पराजित करने के बाद मतलब कि मलिक उल गाजी की उपाधि भी धारण की है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और बड़ा ईमानदार क्वेश्चन है, आप बता बता देना। ठीक है,
गियासुद्दीन तुगलक ने मेरे प्यारो कौन से, तो हम बताएं सर जी, हाँ, गियासुद्दीन तुगलक ने, ये आपको लिख देना है, गियासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, 29 बार, कितनी बार की बात होगी तो मैं यही नोट कर दूं, 29 बार मंगोलों के आक्रमण को, किसके आक्रमण की बात है सर जी, 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था, 29 बार मंगोलों के आक्रमण को क्या किया है, तो आप बता रहे होंगे सर जी, मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कितनी बार गियासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया, और विफल करने के बाद मलिक उल गाजी के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ, ठीक है ना, कौन, ये आप बता देंगे सर जी, गियासुद्दीन तुगलक किस नाम से, ठीक है ना, प्रसिद्ध की यदि मैं बात करूं, किस नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, तो मलिक उल गाजी, आप बता देंगे सर जी, मलिक, ठीक है, मलिक उल गाजी, इस तरीके से लिख देंगे, मलिक उल गाजी के नाम से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध होता है। कौन, कौन होता है गियासुद्दीन तुगलक। सर गाजी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो काफिरों का वध करने वाला। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो ये अब कह रहे हैं सर जी काफिर किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब काफिर हम भी बोल रहे हैं, यदि कोई गलत काम कर दे काफिर चला जा पर को, ठीक है ना, तो मतलब कि विद्रोही, मैं बोलूं तो विद्रोही होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे सर जी काफिर बोल देते हैं। और यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, और आएगा तो क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे, ठीक है अमित जी। चलो भाई ठीक है, ये कह रहे हैं झारखंड जी के कौन पढ़ाएगा, मोनू कुंतल कह रहे हैं, तो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। यदि ऐसी बात है तो झारखंड जी के पढ़ाऊंगा मैं, और यदि तुम्हें अच्छे लग रहा हो मेरा पढ़ाने का तरीका या पढ़ने का जैसे भी है, तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे ही पढ़ा दूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो ये आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन, डाक व्यवस्था को पूर्णतः व्यवस्थित करने वाला सुल्तान कौन था। डाक व्यवस्था को पूर्णतः व्यवस्थित कर दिया, जो डाक कभी 1 महीना 2 महीना में पहुंचती थी, वो डाक अब 4-5 दिन के अंदर पहुंच जाती थी। तो डाक व्यवस्था को पूर्णतः व्यवस्थित करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है, तो गियासुद्दीन तुगलक, आप बता रहे होंगे। ये क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन होगा, और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सर डाक व्यवस्था को, कौन सी व्यवस्था की बात है मेरे प्यारो, हम बताएं सर जी, हाँ, डाक व्यवस्था को पूर्णतः है, डाक व्यवस्था को पूर्णतः है, इस तरीके से लिख देना है, डाक व्यवस्था को पूर्णतः व्यवस्थित करने का श्रेय मेरे प्यारो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, डाक व्यवस्था को पूर्णतः है व्यवस्थित करने का श्रेय, इस तरीके से लिखना है, व्यवस्थित करने का श्रेय, ये आप बताएंगे, करने का श्रेय गियासुद्दीन तुगलक को जाता है। किसको जाता है सर जी, तो मैं आपको बता दूं, गियासुद्दीन तुगलक को, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक को जाता है। ये आप बताएंगे गियासुद्दीन तुगलक को जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है सर जी, डाक की व्यवस्था की बात होगी, और डाक व्यवस्था को पूर्णतः व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। तो आप बताएंगे सर जी, वो जाता है गियासुद्दीन तुगलक को। मेरे प्यारो 1321 ईस्वी की बात है, कौन से वर्ष की बात है, 1321 ईस्वी में मित्रों गियासुद्दीन तुगलक ने अपना पुत्र था जिसका नाम था जौना खां, ठीक है, एक था जौना खां, और जौना खां को एक सेना के साथ तेलंगाना पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उस समय तेलंगाना के शासक थे, नाम था सर जी उनका प्रताप रुद्रदेव, और प्रताप रुद्रदेव को जौना खां ने पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद मेरे प्यारो उस प्रताप रुद्रदेव को सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, और कर भी दिया। सुल्तान ने, मतलब कि उसने जब अधीनता स्वीकार कर ली है, तो तेलंगाना की उस समय राजधानी हुआ करती थी वारंगल, और वारंगल को मेरे प्यारो दक्षिण भारत में यदि मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी घोषित कर दिया गियासुद्दीन तुगलक ने, ऐसा बताया जाता है, इतिहास ऐसा कहता है। यदि क्वेश्चन आएगा तो बता रहे होंगे।
ये तो प्रथम आक्रमण था। एक और द्वितीय आक्रमण था ओडिशा की जामनगर पर। एक आक्रमण किया है गियासुद्दीन तुगलक ने, तो आप बता देना सर कहाँ किया था। तो आप बताएंगे भैया जो ओडिशा में स्थित दो जाजनगर, माफी चाहूंगा, ओडिशा में, ओडिशा में ठीक है ना स्थित, ये आपको बताना है ओडिशा में स्थित जाज नगर। कौन सी नगर की बात होगी? ओडिशा में स्थित जाज नगर पर, जाज नगर पर आक्रमण, ये भी आपको बताना होगा। ओडिशा में स्थित जाज नगर पर क्या है मेरे प्यारो? आक्रमण। किसने किया है? ओडिशा में स्थित जाज नगर पर क्या आक्रमण, आप बताएंगे। वहां के शासक थे भानुदेव द्वितीय, ठीक है ना। और ये आक्रमण कब हुआ है? 1324 में, ठीक है ना। और भानुदेव शासक की यदि मैं बात करूं सर जी, ठीक है ना, ओडिशा शासक होंगे भानुदेव द्वितीय। कौन से? आपको बताना है जो भानुदेव है ना, कौन से देव हैं? तो भानुदेव द्वितीय, आप बता देना कौन से? भानुदेव द्वितीय, ठीक है। तो ओडिशा में स्थित जाजनगर पर आक्रमण 1324 में, शासक था भानुदेव द्वितीय। और इस भानुदेव द्वितीय को भी पराजित कर दिया मेरे प्यारो। और पराजित करने के बाद मतलब कि इसने सहायता करती थी तेलंगाना की शासक की। और जब तेलंगाना की शासक की सहायता की है तो उधर से निकलते हुए ओडिशा पर भी आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। झारखंड जी के ऐप में पढ़ाएंगे कि ऐप में पढ़ाऊंगा? ठीक है ना, ऐप में ही चलेगी। चलो, तो यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। आगे चलता हूं मित्रों। बात आती है कि नहर, आज आपने देखी होंगी नहर, नहाने चल रहे नहर में, बम्बे में नहर में, तो बड़ी होगी नहर, छोटे होगी बम्बे। तो बड़ी जो नहर होती है ना, तो नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी कौन था? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन आपको बताना होगा। क्या? यदि मैं आपसे बात करूं सर नहरों का निर्माण करने वाला, ये आपको लिख देना है किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे मेरे प्यारो नहरों का निर्माण करने, ये आप लिख देना नहरों का निर्माण करने वाला, करने वाला, नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का, कौन सी सल्तनत की बात होगी? तो हम बताएंगे सर नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का, इस तरीके से लिख देंगे प्रथम सुल्तान था। प्रथम सुल्तान इसी तरीके से आपको बता देना है, प्रथम सुल्तान सर जी गियासुद्दीन तुगलक था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान नाम कौन होगा सर? गियासुद्दीन तुगलक, आप बता रहे होंगे, ठीक है ना। और दिल्ली के समीप एक तुगलकाबाद नामक नगर भी किसने बसाया है? ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप बता देना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली के समीप, एक क्वेश्चन ये, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के समीप मेरे प्यारो, किसके समीप की बात है? दिल्ली के समीप तुगलकाबाद, कौन सा? तुगलका, इस तरीके से लिख देंगे ना, तुगलकाबाद मेरे प्यारो। दिल्ली के समीप क्या होगा? तुगलकाबाद नामक शहर, ठीक है ना, तुगलकाबाद नामक, नामक शहर बसाया। किसने? नामक शहर बसाया। और वो बसाया किसने है सर जी? तो आप बताएंगे मेरे प्यारो गियासुद्दीन तुगलक ने। बंगाल के आक्रमण के दौरान, बंगाल से लौटते समय, मतलब बंगाल पर आक्रमण करने गया है गियासुद्दीन तुगलक। और इनके समय में एक बहुत बड़े सूफी संत रहा करते थे, जिनका नाम हुआ करता था शेख निजामुद्दीन औलिया। आपने पढ़ा होगा शेख निजामुद्दीन औलिया। जब बंगाल में है तो खजाने की कमी हो जाती है, मतलब पैसा की कमी। तो अपने एक दूत के रूप में जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के पास भेजा किसी व्यक्ति को कि उनसे कही जाए कि सुल्तान की कुछ राशि थी, बकाया राशि, उसे जो है लौटा दें, क्योंकि पैसा की जो है कमी है, परदेश में पड़े हैं।
शेख निजामुद्दीन औलिया ऐसे ही थे जैसे आज बाबा रामदेव, मानू तो मैं। अब बाबा रामदेव जी के पास क्या काई चीज की कमी है? सरकारों को ठीक है ना, वो तो सहायता ही देंगे, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया ने मने कर दी। जब मने कर दी तो उसमें क्या होता है, गियासुद्दीन तुगलक ने कहा कि अभी मैं बंगाल में हूं, दिल्ली आते तुम्हें बना दूंगा सूफी जी। ठीक है, जो भी बात हुई हो उनकी। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हनूज, दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है, आप बंगाल में हैं, पहले दिल्ली आओ। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका होगा, ठीक है ना, हनूज दिल्ली दूरस्त, ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। हनूज ऐसे लिखा होता है, दिल्ली, ठीक है ना, ऐसे लिख देना है मेरे प्यारो। हनूज ऐसे लिखेंगे, हनूज। उसने तो दहली, पहले दहली बोली थी, अब दिल्ली ना बोलेंगे, हनूज दहली, आप लिखेंगे दहली दूर अस्त, ये आपको लिख देना है। हनूज दहली दूर अस्त, ये आप बताएंगे। हनूज दहली दूर अस्त मतलब अभी, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया अभी दिल्ली दूर है। अभी क्या होगा मेरे प्यारो, हम बता रहे होंगे सर जी, हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। अभी क्या होगा, दिल्ली दूर है, ये आप बता रहे होंगे, अभी दिल्ली दूर है। कथन, ठीक है ना, दिल्ली दूर है, कथन किसने कहा, तो कथन आपको बता देना है। और ये प्रसिद्ध भी हो गया, किसने कहा, तो आप बताएंगे सर जी, शेख निजामुद्दीन औलिया ने। ये आपको पता भी होगा किसने कह दिया, तो मेरे प्यारो आप बता रहे होंगे शेख निजामुद्दीन, ये आपको बता देना है, कौन से, शेख निजामुद्दीन औलिया। ये आप सभी को बताना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है, ये कथन किसने कहा, तो मेरे प्यारो शेख निजामुद्दीन औलिया ने। 1325 ईस्वी की बात है। कब की बात होगी, 1325 ईस्वी की। तुरहत विजय के उपरांत दिल्ली लौटते समय मेरे प्यारो, तुगलकाबाद के समीप एक अफगानपुर पड़ता है, और वहां पर शेख निजामुद्दीन औलिया ने जौना खां पर हाथ रख दिया कि नेक्स्ट सुल्तान आप होंगे। वो जौना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, और लकड़ी से निर्मित महल में जब सुल्तान का, ठीक है ना, जब विजयी होकर आ रहे हैं, तो विजयी होने के लिए उनके जो स्वागत के लिए उस लकड़ी के महल में उनको जैसे ही ले जाया गया, इस तरीके से वो लकड़ी का महल निर्मित किया गया बढ़ती सुल्तान के ऊपर, और वहां दबकर सुल्तान की हो जाती है मृत्यु, और शेख निजामुद्दीन औलिया की बात हो जाती है सिद्ध। तो ये भाई साहब बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो 1325 ईस्वी में तिरहुत की विजय के पश्चात दिल्ली लौटते समय। तो आप बता रहे होंगे सर जी, 1325 ईस्वी में कौन से वर्ष की बात होगी, 1325 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में तुरहुत, ठीक है ना, ऐसे लिख देना है, तुरहुत विजय के पश्चात। कौन सी विजय की बात है, तुरहुत विजय के पश्चात मेरे प्यारो, तुरहुत विजय के पश्चात, ये आप लिख देंगे दिल्ली लौटते समय। कहाँ, अब दिल्ली लौट रहे हैं, दिल्ली लौटते समय ये आपको बताना है। क्या सर जी, दिल्ली लौटते समय, तिरहुत विजय के पश्चात दिल्ली लौटते समय तुगलकाबाद जो बसाया है, तुगलकाबाद राजधानी बना लिया था। तुगलकाबाद मतलब कि अफगानपुर, वहीं एक नजदीक, मतलब तुगलकाबाद में पड़ता था वो अफगानपुर, ठीक है ना। 1325 में तुरहुत विजय के पश्चात, या तिरहुत, तिरहुत कर देना है, इसे तिरहुत कर देंगे, ठीक है ना। तिरहुत विजय के पश्चात, चलो, तिरहुत विजय के पश्चात दिल्ली लौटते समय तुगलकाबाद
अफगानपुर में, ठीक है ना, ये तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर में ही सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अफगानपुर में, तो आप बताएंगे सर जी सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। क्या? सुल्तान की, आप बताएंगे सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। मारे गए कौन? तो आप बताएंगे सर जी नाम होगा क्या? कौन मारे गए? तो आप बता देना सर जी ये तो गियासुद्दीन मारे गए यहां पर। ठीक है, अब गियासुद्दीन तो जो है चल बसे हैं। अब इसके साथ गद्दी पर कौन बैठेगा? और नेक्स्ट जो सुल्तान होगा उसका नाम होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मेरे प्यारो, अगला सुल्तान आपको हेडिंग डाल देनी है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन से तुगलक की बात मैं यहां पर बताने जा रहा हूं? तो आप बताएंगे सर मोहम्मद बिन, ये आपको लिख देना है मोहम्मद बिन तुगलक। इस तरीके से आप लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक की यदि मैं बात करूं तो सर आप बता देना ये 1325 से लेकर 1351 तक गद्दी पर बैठे हैं। 1325 से और सर कब तक? 1351 एडी। ये आप बताएंगे 1325 से 1351 एडी तक मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा है। ठीक है, चलो तो कब की बात होगी? तो हम बताएंगे सर 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक किस पर बैठ गई? गद्दी पर। ये कौन है? इसका वास्तविक नाम क्या है? इसका वास्तविक नाम था जौना खां। यदि पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक का सर जी वास्तविक नाम आपको बताना है, यदि आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे वास्तविक नाम होगा सर जौना खां। ठीक है ना, वास्तविक नाम की यदि बात मैं यहां पर करूं तो आप बता देना सर जी वास्तविक नाम तो जौना खां होगा। ठीक है, कौन से? वास्तविक नाम जौना खां आप बता रहे होंगे। और मेरे प्यारों, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक यदि बात आएगी कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था, तो वो नाम उसका होगा सर जी, नाम होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे दिल्ली सल्तनत का, नोट कर देना है दिल्ली सल्तनत का, इस तरीके से लिखेंगे दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का क्या है सर जी? सर्वाधिक विद्वान, ये आपको बता देना है सर्वाधिक को। ठीक है ना, विद्वान सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान। मेरे प्यारो, विद्वान सुल्तान कौन था? तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक था। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन जब समय साथ न देता ना, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था, जब समय साथ न देता तो अच्छे अच्छे विद्वान की जब बुद्धि फिर जाती है ना, तो मेरे प्यारो वो विद्वान न रह पाते, फिर तो वो सबकी नजरों में रहते हैं। इसने बेकार कर दिया। बात समय की होती है, ठीक है ना, और समय की कदर करनी सीख लो। यदि अब समय की कदर आपने कर ली, ठीक है ना, तो फिर समय आपकी कदर करता चलेगा। चलो जी, तो आप बता देना दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्यों की बात मैं आपसे करूं, ये हेडिंग डाल देना है मोहम्मद बिन तुगलक। इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक ये आपको लिखना है तुगलक के प्रसिद्ध कार्य। मोहम्मद बिन तुगलक के कैसे कार्यों की बात होगी सर? प्रसिद्ध कार्यों की यहां पर बात होगी जो इसने कार्य करे हैं। लेकिन 5 कार्य ऐसे करें जो प्रसिद्धि में थे, लेकिन पांचों के पांचों कार्य हो गए असफल। और जब असफल हो जाते हैं ना, तब मामला बेकार हो जाता है, तब वो सबकी नजरों में, ठीक है ना, कड़कने लगता है। जैसे मैं बोलूंगा, ठीक है सर, ALP में हिंद आएगा, हिंद, हिंदी, हिंदी ना आएगी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रसिद्ध कार्य आपको बताना है। देखो, पहला जो कार्य इसने किया था, पहला यदि मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर जी राजधानी परिवर्तन। ठीक है, कौन से परिवर्तन की बात होगी? तो पहला जो कार्य होगा भाई साहब, राजधानी परिवर्तन। इस तरीके से आपको करना है। अच्छी दिल्ली राजधानी थी, लेकिन 1326-27 की बात होगी
मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से मेरे प्यारों स्थानांतरित करके दौलताबाद, जिसे देवगिरी कहा जाता है, वहां ले गया। वो दौलताबाद सोचा था कि व्यापार के लिए आवागमन के संसाधन उचित होंगे। उस दौलताबाद में पहले ही धर्मशाला हुई, सारी चीजें, सेना को रहना, खाना पीना, सारी व्यवस्था वहां पर की गई। लेकिन हुआ क्या, बाद में फिर उल्टा राजधानी दौलताबाद से दिल्ली लेकर आया तो एक तो योजना ये असफल हुई। राजधानी परिवर्तन क्या हुआ मेरे प्यारों, तो आप बताएंगे सर 1326-27 की बात होगी। 1326-27 में राजधानी परिवर्तन कर दी या परिवर्तित कर दी। और कैसी कर दी है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी, ये आपको लिख देना है। यदि मैं बात करूं सर जी राजधानी, राजधानी की बात तो होगी मेरे प्यारों दिल्ली से, ये आप बता रहे होंगे राजधानी दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, ये आपको बता देना है दौलताबाद। और दौलताबाद में बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी देवगिरी। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद मतलब कि देवगिरी, ठीक है ना, स्थानांतरित की। स्थानांतरित, ये आपको बताना है सर जी, स्थानांतरित की थी, ठीक है ना, स्थानांतरित की किसने, किसने, तो आप बताएंगे सर जी ये तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे काम कर रहा है, ठीक है ना। और फिर बाद में क्या है मेरे प्यारो, स्थानांतरित की, फिर ठीक है ना, बाद में, बाद में क्या है, बाद में फिर दौलताबाद से, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, दौलताबाद से, ठीक है ना, ये आप लिख देंगे दौलताबाद से दिल्ली लेकर आया। दौलताबाद से कहा, दिल्ली लेकर आया, दिल्ली लेकर आया मेरे प्यारो। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, कौन, तो आप बता रहे होंगे मोहम्मद बिन तुगलक। पहले राजधानी कहाँ ले गया, तो पहले राजधानी ले गए दौलताबाद। अब आने जाने में सेना को, प्रजा को समस्या हुई है, ठीक है, फिर उल्टी लेकर आ रही हैं, तो भाई साहब कितना पैसा, सारी चीजें जो है दिक्कत में आ जाती हैं, ठीक है। अब सपोज करो हम ही अपने हमने सोचा भाई आज हमारा गांव में जी नहीं लग रहा, या गांव में रोजगार के उचित संसाधन नहीं है, तो चलो शहर की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। पूरे घर का सामान भरा, या ठीक है टम्पू पंपू में लाधा, फिर वहां जी कमरा वगैरह देखा, जैसे भी व्यवस्था की रहे। एक महीना पीछे जो है घरवाली कह रही है जी हमारा तो मन ना लग रहा है यहाँ से, चलो तुम, ठीक है हो गया, घर गांव में देख लेंगे। तो इधर जाने में दिक्कतें, फिर उधर से आने में दिक्कतें, तो यह योजना कैसी हो गई सर जी, असफल हो गई। मित्रों एक था दो आब कर वृद्धि, दूसरी योजना थी, दूसरी योजना का नाम था दो आब कर। ये आपको बताना है कितने कर की बात है, दो आब कर वृद्धि। अब दो आब कर क्या होता है सर जी, भाई बात ये भी सही है, हमें तो नहीं पता जी, तो आप पहले तो मैं बताऊं, ये 1327-28 की बात होगी। 1327-28 में दो आब कर वृद्धि। मित्रों दो आब बोला जाता है दो नदियों के बीच की भूमि को, ठीक है। मतलब कि दो आब, यदि मैं बात करूं दो आब क्या होता है, तो आप बता रहे होंगे दो नदियों के बीच की भूमि को। अब दो नदी कैसे कैसे होगी सर जी, एक माना गंगा ये होगी और यमुना ये होगी, ठीक है। मतलब ये तो गंगा बह रही है इस तरीके से, ये तो गंगा नदी होगी, ठीक है। यहां मान लिया मैंने यमुना नदी बह रही है ये, और इसके जो बीच की जो ये भूमि है इसे बोले जाएंगी दो आब कर, ओ माफी चाहूंगा दो आब, ठीक है ना। दो आब मतलब दो नदियों के बीच की भूमि, उसे बोलेंगे दो आब। हाँ टम्पू पंपू ही तो होगा, चलो। और कर माने टैक्स, और वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। अब लेकिन होता क्या है, जैसे ही सुल्तान ने दो आब कर में वृद्धि की है, तो उसी अकस्मात कुदरत की ऐसी दया दृष्टि हुई कि बाढ़ आ जाती है, बहुत भयानक बाढ़। अब जब किसानों की जो है फसलें है वो ही पानी में बह गई, सारी चीज। जब
प्रजा के पास ही खाने के लिए कुछ नहीं है तो सुल्तान को कहां से होगा। तो यह योजना भी कैसी रही मेरे प्यारो, असफल हो जाती है। तीसरी बात होगी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। सांकेतिक, वैसे तो सारे इंपोर्टेंट हैं, सांकेतिक मुद्रा का, सांकेतिक मुद्रा का क्या होगा सर, आप बता रहे होंगे प्रचलन, ये आपको बता देना है। और 1330 ईस्वी में, 1330 ईस्वी में एडी की यदि मैं बात करूं, 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। सर सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, तो मैं बोलूं अवमूल्यन, जैसे आज इकोनॉमिक्स में अवमूल्यन। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 500 और 1000 का तो पूर्णतः बंद कर दिया, और 500 के नोट में थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसे बोलेंगे हम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ऐसी कर दिया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, पुरानी मुद्रा को बंद कर दिया और नई मुद्रा का चलन। लेकिन जो नई मुद्रा है उस पर कोई प्रतीक चिन्ह नहीं दिया, और जब नहीं दिया तो भाई साहब नकलची तो दुनिया आज भी देखे होगा आपने, नकल फेमस है भारत में। तो पुरानी मुद्रा मतलब कि जो नई मुद्रा है उसकी डुप्लीकेट जो है कॉपी आ गई। ठीक है, क्या आ गई सर जी, डुप्लीकेट, ना तो नई की पता चल रही ना पुरानी की पता चल रही। फिर उनको फिर बंद किया है, किसने सर जी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और फिर पीतल और तांबे की मुद्रा का चलन किया। ठीक है ना, पीतल और तांबा, भाई साहब कैसी स्थिति बना दी, पीतल प्लस के तांबा। ठीक है ना, फिर ये मुद्रा आ जाती है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 8 नवंबर 2016, हाँ, तो अब पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस सुल्तान ने किया था। है भाई, तुम्हें कितनी बार बता दी मैंने, मांझी जी, मैं बता रहा हूं कि भैया हिस्ट्री के बाद तुरंत तुम्हारी झारखंड स्पेशल स्टार्ट हो जाएगी, और तुम्हें समझ में नहीं आ रही, या तो तुम मुझे मार लोगे इन शब्दों ने कर करके नहीं, झारखंड जो है स्पेशल कब चलेगा। मैंने कई बार बता दी भैया, इस हिस्ट्री के बाद तुरंत चला, अभी तो आपकी रनिंग भी ना हुई। ठीक है, डेट ही ना आई, पहले रनिंग होएगी, और जब तक रनिंग होएगी तब तक आपका हिस्ट्री अभी खत्म कर देंगे बहुत जल्दी, और फिर आपका जो है चल जाएगी। ठीक है ना, झारखंड स्पेशल चल जाएगी। बार बार यार मुझे तुम टोक टोक के कैसे मारोगे ही? मोदी जी भी एक राजा के काम ही हैं, और राजा तो है ही, मोदी जी राजा तो है ही भैया। तो ये आप बताएंगे। चलो अगला, खुरासान का या खुरासान का अभियान, मतलब चौथा जो पॉइंट है मेरे प्यारो, तो मैं बात करूं सर जी खुरासान, ये आप बता रहे होंगे खुरासान का अभियान। अब भाई साहब खुरासान के अभियान की यदि मैं बात करूं, ये 5 मुद्रा और 5 मतलब की नीति आपको लिखा रहा हूं मैं। खुरासान का अभियान जो 1336 से लेकर 1337 की बात होगी, 1336 से, और कब की बात है, 1337 की बात है, खुरासान का अभियान। मित्रों जो खुरासान है ना, ये अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ के जो राजा थे उनसे मोहम्मद बिन तुगलक की क्या थी, मित्रता थी। तो उससे कहा कि भैया एक तो हमारी सेना एक आपकी सेना हो जाएगी, तो हम किसी अन्य देश या अन्य क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे और अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे। ऐसी कुछ शर्तें दोनों के बीच हुई। ठीक है जी, शर्त मान ली है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 की सेना तैयार की है, और 3,70,000 की सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। पहले ही 1 वर्ष का वेतन दिया है, और अग्रिम वेतन देकर चढ़ाई कर दिए खुरासान की तरफ मेरे प्यारो। जैसे जैसे खुरासान पहुंचते हैं वो राजा ही मर जाता है। जब राजा मर जाता है तो उसका पुत्र शहजाद नाम से था,
गद्दी पर बैठता है। और जैसे ही वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना के साथ पहुंचे हैं और उससे बात की है, तो उसने कहा कि मेरे पिताजी से आपकी संधि थी, मुझसे नहीं है, ठीक है, और मैं ऐसी रक्तपात नहीं देखना चाहता, तो मुझसे जुड़वाओ दो हाथ और अपने लौट जाओ दिल्ली के लिए। अब हो गया दिमाग खराब। अब किसी व्यक्ति से आपकी जो है बातचीत हो गई है और आप वहां जाओ और फिर मने हो जाए, तो कितना जी पर जोर पड़ेगा। कुछ तो जाती हुई सेना मर गई। भाई 3,70,000 की सेना है, तो जाते भी मरेंगे, कोई भूख से, कोई कुछ, और आते भी मर लिए, कुछ वैसे मर लिए। तो यह योजना भी क्या रही सर जी? यह भी असफल रही। पांचवी, कराचिल अभियान। अब पांचवा जो होगा मेरे प्यारो, वो होगा आपका कराचिल अभियान। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है, कराचिल अभियान। अब कराचिल अभियान की बात होगी तो सर 1337 से लेकर 1338 में, मतलब कि 1337 और 38 कराचिल अभियान, 1 लाख की सेना तैयार कर दी। फिर कराचिल हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर, तो कराचिल हिमाचल प्रदेश में पड़ता था, और वहां पर अब दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति कराचिल जा रहे हैं ठंड में, प्लेग की बीमारी फैल गई, तो वहां और मर गए। तो वहां जाते जाते ही सेना खत्म सी होली। तो ये कराचिल अभियान भी क्या रहा सर जी? तो ये भी आपका असफल रहा। ये सारी की सारी योजनाएं, ठीक है ना, कैसी हो जाती हैं, तो आप बताएंगे सर ये तो सभी की सभी योजनाएं असफल होगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजना और कृत्यों के कारण, जो सनक भरी योजना और इसके जो कृत्य, जो कार्य हैं, इन्हें स्वप्नशील, रक्त पिपासु, मतलब कि खून का प्यासा आदि नामों से जाना गया। कितना? अब देखो, कुदरत साथ थोड़ी देरी है, लिख देना है मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं। कौन से तुगलक की बात होगी सर? तो मैं आपको बता दूंगा, मोहम्मद बिन तुगलक को। इस तरीके से आपको छाप देना है, मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं। अपनी कैसी योजनाओं की बात होगी सर जी? अपनी सनक भरी योजनाओं। ये आपको छाप देना है बढ़िया तरीके से, अपनी सनक भरी योजनाओं और योजनाओं, अपनी सनक भरी योजनाओं और बताएंगे सर जी कृत्यों के कारण। किसके कारण? तो हम बताएं, कृत्यों के कारण, सनक भरी योजनाओं और कृत्यों के कारण रक्त पिपासु। कैसा होगा सर? रक्त पिपासु, ये आप बताएंगे, मतलब कि खूनों का प्यासा। मैं बात करूं कैसा, तो आप बताएंगे रक्त पिपासु, स्वप्नशील व पागल सुल्तान के नाम से रक्त पिपासु, स्वप्नशील, इस तरीके से बताएंगे, स्वप्नशील, ठीक है ना, पागल सुल्तान के नाम से जाना गया। सुल्तान के नाम से क्या है सर जी? सुल्तान के नाम से जाना गया, नाम से जाना गया। अब देख लो भैया, जब समय बेकार आता है ना, तो अच्छे अच्छे योद्धा, ठीक है ना भैया, मात खा जाते हैं इस समय के पीछे। ठीक है, तो अब ये बात हो गई। चलो जी, अब बात आती है, अब एक इसने एक अमीर एकोही, मैं बोलूं तो कृषि विभाग, कौन सा होगा सर जी? अमीर एकोही कृषि विभाग का गठन किसने किया था? ठीक है, तो आपको बताना होगा सर जी। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। आज है कि अमीर एकोही जो कृषि विभाग है, मैं बात करूंगा कौन से, तो हम बता रहे होंगे सर अमीर एकोही। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, अमीर एकोही। ये क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित तौर पर आप बता रहे होंगे, अमीर एकोही, कोष्टक बंद, कृषि विभाग। अमीर एकोही कौन से विभाग की बात होगी? कृषि विभाग, इस तरीके से लिख देना है, अमीर एकोही, मतलब कि कृषि विभाग का, कृषि विभाग का गठन किया किसने? तो आप बता रहे होंगे सर जी गठन किया है, गठन किया, तो आप बता देना किसने किया है?
अमीर एकोही, यदि मैं बात करूं एक कृषि विभाग होगा, और इस कृषि विभाग का गठन किसने किया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक एक बात है, एक अफ्रीकी यात्री है जिसका नाम है इब्न बतूता। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बात क्या होगा सर जी? अफ्रीकी, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो अमीर एकोही। अब एक और बात होगी, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और भाई साहब, ऐसा इंपोर्टेंट अफ्रीकी यात्री, यात्री का नाम क्या होगा? इब्न, ऐसे कर देना है, इब्न बतूता। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मेरे प्यारो, सबसे ज्यादा सुंदर क्वेश्चन होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, ये आप नोट कर देना। मोहम्मद बिन तुगलक मेरे प्यारो, कौन सी तुगलक की बात होगी? मोहम्मद बिन तुगलक, इस तरीके से लिखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। ये आप नोट कर देना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, शासन काल में इस तरीके से लिखेंगे, शासन काल में भारत आया था। ठीक है ना, किसके शासन काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। अफ्रीकी यात्री, नाम होगा सर जी इब्न बतूता। कब आ रहा है? तो आप बता देंगे सर 1333 ईस्वी में आया। और यदि मैं बात करूं तो अफ्रीका के कौन से देश का निवासी होगा? तो आप बता रहे होंगे सर जी मोरक्को का। कौन सा देश होगा मेरे प्यारो? तो अफ्रीका का कौन सा वो देश है? मोरक्को, आप बता देंगे। क्या सर? हम बताएंगे मोरक्को, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं, इसने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम होगा सर जी, इब्न बतूता की एक पुस्तक थी। तो पुस्तक का, इसने एक पुस्तक लिख दी, रहेला। रहेला बोलूं तो सफरनामा। रहेला नामक पुस्तक का लेखक रहेला। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किस देश का? मोरक्को का। कब आया? 1333 में। कौन सी पुस्तक लिखी है? तो रहेला पुस्तक लिखी है, जिसे हम मेरे प्यारो बोल देंगे सर जी सफरनामा। कौन से नामा की बात होगी? तो हम बोलेंगे रहेला सफरनामा, ठीक है। और 1336 ईस्वी में इसे मेरे प्यारो काजी नियुक्त कर दिया। काजियों को फांसी, मतलब कि हकीकत को, वीर हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई। एक रागनी सुनी होगी आपने। तो काजी मतलब कि बोले तो न्याय या अन्याय देने वाला, उसे हम बोलेंगे काजी। इस इब्न बतूता को यदि मैं बात करूं 1342 ईस्वी में, एडी में 1342 ईस्वी में, दूत के रूप में, एक दूत के रूप में, ठीक है ना, दूत के रूप में चीन भेजा था मेरे प्यारो। कहाँ? चीन भेजा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी दूत क्या होता है? रामायण देखी होगी, अंगद को भेजा गया था श्रीलंका में दूत के रूप में, सुलह करने के लिए किसी चीज को, ठीक है ना, वहां की चीज हमें बताएं और हमारी चीज उन्हें बताएं, ये होता है, ठीक है ना। तो आप बता देंगे सर जी 1342 में दूत के रूप में चीन भेजा, और यहां से कराऊंगा मैं कल आपको। स्वप्नशील की जगह स्वप्न छीद होना चाहिए। अब भैया मैं कैसे करूं जब हिस्ट्री कह रही है होना चाहिए? तो चलो, तो आपने किया बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसी के साथ मित्रों यहाँ से मिलेंगे हम कल आपको और बेहतरीन से अंदाज के साथ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।